मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अवैस महमूद एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियोस इज human resource management. So the learning outcomes of this particular video would be first of all human resource planning, उसके बाद project team की recruitment, then developing the project team and lastly project team management. So first of all, starting with human resource planning, the most important thing is to define roles and responsibilities. सबसे पहले आपने जो डिलीवरेबल एग्री किए हैं प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर, जो हम पहले कवर कर चुके हैं, अब उसको डिलीवर करने के लिए आपको कौन कौन से अभी हम ह्यूमन रिसोर्स की स्टाफिंग की बात नहीं कर रहे कि कितने लोग चाहिए और कौन कौन चाहिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें कवर करना है कि कौन से रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस तरह के लोग आपको चाहिए तो क्या आप अपने डिलीवरेबल दे सकते हैं। फर्स्ट करें, हम शुरू से 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर हम एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी रोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एक होगा ग्रे स्ट्रक्चर का, उसके बाद वुड वर्क का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, फिर इनके आगे सब टास्क होंगे। ये हम WBS में भी बना चुके हैं। इसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है व्हेन समवन इज एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग। तो एक वुड वर्क वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इलेक्ट्रिकल वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये आपने सबसे पहले तो मेंशन करना है कि एक एक्सेल की शीट के अंदर कि आपकी रिटन फॉर्म में कि आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवरेबल देने के अंदर आपके क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर होना चाहिए, उसके बाद एक बैक एंड डिज़ाइनर होना चाहिए, एक बैक एंड डेवलपर होना चाहिए, एक डेटाबेस डिज़ाइनर होना चाहिए, एक जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, उनके बाद एक इनकी इंटीग्रेशन है, इनका डेवलपमेंट मैनेजर है, टीम लीड है, टेस्टिंग QA QC का एक रिसोर्स होने चाहिए कुछ। तो इस तरह सबसे पहले हमने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाने। देन नेक्स्ट कम द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। जैसे हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट मैनेजर है, हायरार्की बेसिकली डेवलपमेंट मैनेजर है, इसको रिपोर्ट करेगा फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, वो तीनों कॉन्जुगेटली इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपर मोबाइल डेवलपर जो एक फुल स्टैक डेवलपर को रिपोर्ट कर रहा है, जो अल्टीमेटली आगे रिपोर्ट करता है अपने टीम लीड को, और टीम लीड अल्टीमेटली रिपोर्ट कर रहा है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को, और वो रिपोर्ट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। या अगर हम एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने जैसे हमने वुड वर्क का काम है तो अब नीचे हमने उसके फर्दर सेग्रीगेशन की हुई है कि जो वुड वर्क का सपोज कैबिनेट्स का काम है वो एक रिसोर्स ने करना है जो रिपोर्ट करेगा अपने सुपरवाइजर को, और फिर वुड वर्क का जो सपोज फर्नीचर का काम है ये एक रिसोर्स करेगा जो रिपोर्ट करेगा अपने सुपरवाइजर को, और ये सुपरवाइजर दोनों का सेम भी हो सकता है। तो हमने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बनाए उसके बाद ये बताना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। देन कम स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान। अब हम आए हैं इस तरफ कि अब हमें लोग कितने चाहिए ये काम करने के लिए। ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले एक्विजिशन, कि क्या आपने नई हायरिंग करनी है या आपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से किसी को यूज करना है। टाइम टेबल्स उनके क्या होंगे, क्या आपने 24 आवर काम करना है, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में करना है, कितनी देर की जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी कितने टाइम की हैं, क्या ओवरहेड्स लगेंगे, अगर लगेंगे तो उनकी क्या उनकी रिवॉर्ड और रिकग्निशन होगी। तो ये हमने बेसिकली ड्रॉ करना है टाइम टेबल्स में। फिर एक स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मसलन अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो वुड वर्क तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक हमारा ग्रे स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट ना हो जाए, और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हमारी इलेक्ट्रिकल केबलिंग कंप्लीट ना हो जाए, तभी वुड वर्क की तरफ हम आएंगे, उससे पहले हम वो काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सपोज हमने पेंट करवाना है तो पेंट बिल्कुल एक आखिरी लास्ट एक्टिविटी है, जब सब कुछ हो जाएगा तभी पेंट का काम होगा। हम ये नहीं कर सकते कि पेंट का स्केड्यूल ग्रे वर्क से के बाद रखते हैं, तो तब तो उसके बाद तो सारा काम होना है अभी। सो टाइम टेबल्स के स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है। देन कम्स रिलीज क्राइटेरिया कि एक रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है या एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप जो है, मतलब वुड वर्क वाले हैं या अगर हम डेटाबेस डिजाइनर जो हैं, इनकी जिस टाइम अपनी जो इन्होंने परफॉर्म करना था वो कंप्लीट, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी थी वो कंप्लीट हो गई है, इन्होंने जो डिलीवरेबल अपने तौर पे देना था वो दे दिया है। तो अब फर्दर इनके साथ किस तरह से करना है, क्या हम इनको ले ऑफ कर देंगे, रिलीज कर देंगे कि ये किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, और या हम इनसे कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे हमने वुड वर्क कंप्लीट कर लिया
लेकिन पेंट हो जाने के बाद, घर की फिनिशिंग हो जाने के बाद, हो सकता है कोई छोटा मोटा काम दोबारा निकल आए, कोई चीज़ टूट गई थी, कोई दोबारा बनानी है, तो क्या कोई इस तरह का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे? तो ये रिलीज क्राइटेरिया है कि जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद उन्होंने क्या करना है। उसके बाद है ट्रेनिंग नीड्स। बाद वक़्त ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई चीज़ चाहिए होती है कि आपके पास उस तरह के रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक नई ट्रेनिंग, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक नया टूल आ गया, एक नया कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, दे आर वेल कैपेबल टू फुलफिल द प्रोजेक्ट नीड्स, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ये एक एवर गोइंग प्रोसेस है, ये हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है कंप्लायंस के लीगल इश्यूज को डील करने के लिए, कि आपने अगर किसी को नई हायरिंग करनी है तो ऑब्वियसली उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनकी लास्ट जॉब हिस्ट्री क्या है, अगर आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है तो फिर इसी उनका उस लिहाज से जो है आपके कंप्लायंस का फैक्टर क्या हो सकता है। गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन हो सकती है कि एक XYZ जो वर्क प्रोसेस है ये खास एज का, खास एक्सपीरियंस का, एक खास स्किल सेट का बंदा कर सकता है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। मसलन वेल्डिंग करवानी है तो उसका पूरा एक सेफ्टी प्रोसीजर है। इसी तरह अगर आपने, तो इस बेसिकली ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि कंप्लायंस उसकी क्या क्या चीज़ें हमने मैनेज करनी है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरप्राइज एनवायरमेंटल कल्चर, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी कहते हैं। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी HR प्लानिंग के अंदर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है उसका। मसलन क्या आपने जो नई अगर एक्वायरिंग करनी है, हायरिंग करनी है, तो क्या विद इन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है तो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, नहीं। अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना है तो आपके पास कितना लीड टाइम है, कितनी देर में आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली जो HR में अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग के अंदर पहले शामिल कर लेनी, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर एक अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब आप बिल्कुल 11th आवर पे नई रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अपना प्रोसीजर है जिसकी बहरहाल अपनी ज़रूरियात है। उसके बाद टेक्निकल, कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा काम उनको किस स्केल के ऊपर आता हो। मतलब अगर हम एक बैकएंड डेवलपर की बात करते हैं तो उसके पास, मतलब अगर हम लैंग्वेजेस में आ जाए तो ही शुड नो द फ्रेमवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट .NET है, जावा है, पाइथन है, ये उसको आने चाहिए। अगर फ्रंट एंड डेवलपर है तो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, इस किस्म की चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो ये मतलब टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो सकता है प्रोजेक्ट का। अब कोई अगर सपोज जिसने इलेक्ट्रिकल का काम करना है बिल्डिंग के अंदर, तो उसके पास उसका कोई क्या डिप्लोमा की डिग्री ज़रूरी है, होनी चाहिए। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है इलेक्ट्रिकल वर्किंग का। तो टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल सेट क्या है आपका, ये आपने डिफाइन करना। और उसके बाद एक सबसे अहम चीज़ होती है लॉजिस्टिकल। आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं जिस रिसोर्स को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, क्या उसके लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेली परफॉर्म करना आसान है या नहीं। मतलब फ़र्ज करें अगर एक रिमोट साइट के ऊपर प्रोजेक्ट है जो शहर से थोड़ा हटके है, तो अब अगर आप किसी एक नई उस जगह के ऊपर हायरिंग करते हैं या वो स्टाफ लेते हैं, उस स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं जो उस रिमोट जगह के करीब के शहर में रहता है, और एक आप उस रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं जो उस रिमोट साइट के एक दूर वाले शहर में रहता है। तो अब जो दूर रहता है उसको ऑब्वियसली आपको वहाँ रहने के लिए अलाउंस भी देना पड़ेगा, उसको जो मूवमेंट है उसका खर्चा भी देना पड़ेगा, आपको उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा, और उस रिसोर्स के लिए भी अपनी सिटी को छोड़ के वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना या डेली उधर मूव करना, ये बड़ा एक कम्बरसम प्रोसीजर होगा, मुश्किल काम होगा। उसकी बजाय अगर एक स्टाफ आप ऐसा देखते हैं कि जो उसके पास ही कहीं पे रहता है, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए भी आसान है और स्टाफ के लिए भी आसान है। सो लॉजिस्टिक्स जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के काम के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें इमरजेंसी केसेस के अंदर भी अगर कोई केस हो जाता है तो जो करीब का बंदा है वो फौरन पहुंच सकता है, जबकि दूर वाला हो सकता है वो अपनी किसी वेकेशन के ऊपर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो। तो अब इस किस्म के मसले भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने जो बात की प्रोजेक्ट रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स, इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनोग्राम। इसकी बेसिकली दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक तो होता है हायरार्किकल, जो कि इस तरह का आपको नजर आता है, जिसमें क्या होता है कि हमने ये दो तरह से बन सकता है। एक तो होता है हम सारा वर्टिकल ही बनाएं कि ऊपर जनरल मैनेजर है, उनके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। दूसरा ये एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फंक्शनल जो मैनेजर्स हैं वो वर्टिकली टॉप के ऊपर आ जाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लाइन
हर फंक्शनल डिवीजन, मतलब पहला डिवीजन है सपोज टेक्निकल, दूसरा ऑपरेशंस, तीसरा आपका एचआर, चौथा फाइनेंस, तो इन सारों से अक्रॉस द बोर्ड डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और इसका तरीकाकार होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स बेस्ड, और ये होता है, इसे रेसी मैट्रिक्स भी कहते हैं। रेसी, RACI, इसमें R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्ट एंड I फॉर इन्फॉर्म। मसलन हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ये आपको जो स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली आपने मुख्तलिफ उसके प्रोजेक्ट के रोल्स बना लिए। नीचे आपके सारा WBS आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, आपका टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 4, इस तरह से आपके मुख्तलिफ टास्क नीचे WBS तक आते जा रहे हैं। अब आप इन चार में से RACI, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट, इन्फॉर्म, आप हर रोल के अगेंस्ट इसको मार्क करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होगी। जैसे हम बात करें तो टास्क 1 में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव से सिर्फ कंसल्टेशन ली जाएगी, उनकी कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन में हमेशा ये होता है कि प्रेफरेबली उसको मानना चाहिए, लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग ऑन साइड स्टाफ होता है, अगर किसी वजह से एज पर SOPs वो उसको नहीं भी फॉलो करता तो इट डजेंट मैटर। उसके बाद A और R, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों में फर्क इस तरह से कि रिस्पॉन्सिबल वो है जिससे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये काम परफॉर्म करेगा, और अकाउंटेबल वो है जो बेसिकली मैनेजमेंट को या स्टेक होल्डर को उसका काम का जवाब दे है। तो मसलन फर्ज करें अगर हम वुड वर्क की बात करते हैं, आपने किसी के साथ टेंडर किया है वुड वर्किंग कंपनी के साथ कि आपने हमें ये काम करके देना है, तो अब उसका जो उस वुड वर्किंग कंपनी का एक जो एम्प्लॉय होगा बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए, या उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर आपके साथ काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। लेकिन आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मैनेजर हैं तो आप अपने स्टेक होल्डर और अपनी मैनेजमेंट के सामने आप खुद अकाउंटेबल हैं। तो इसी तरह फिर आई आ जाता है इन्फॉर्म। इसमें क्या मकसद है कि आपने सिर्फ इन स्टाफ्स को इन्फॉर्म कर देना। इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी होती है, हम आगे चल के कम्युनिकेशन के चैप्टर में इसको देखेंगे कि आपके ताकि सारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है वो एक लूप के अंदर रहे। इसके बाद हम चलते हैं एक्वायरिंग द टीम की तरफ। अब टीम की रिक्रूटमेंट में जो 3 बुनियादी चीजें, सबसे पहले तो एबिलिटीज, कि आपको जो स्टाफ, अब आपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना ली, टाइम टेबल्स भी बना लिए, आपको ये भी पता चल गया कि आपकी ट्रेनिंग किस किस जगह पे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, आपको किस स्किल सेट के रिसोर्सेज चाहिए। तो आप एक्वायर करते हुए या रिहायरिंग करते हुए, रिक्रूटमेंट करते हुए, अब क्या चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है कि आपको किन एबिलिटीज के लोग चाहिए। आप उन्हीं की जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, उन्हीं की आप अगर कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं या आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हायरिंग करनी है तो वो आप उसी लिहाज से करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए।